सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड को बंद करने का निर्देश दिया। चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने के बाद से ही सवालों के घेरे में थी। आइए जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इस स्कीम के बारे में सब कुछ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2017 के बजट में चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद 2 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संसद से पारित हुई। केंद्र ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन किए थे। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के जरिए कोई व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए SBI से 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की कीमत के बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को डोनेट करते थे। राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस योजना की खास बात यह है कि चंदा देने वाले का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी और इससे टैक्स से भी छूट मिलती थी। चुनावी बॉन्ड जारी होने से 15 दिन के अंदर राजनीतिक दलों को इन्हें इनकैश कराना होता था। अगर पार्टी इसमें विफल रहती है तो बॉन्ड रद्द हो जाता था। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई लिमिट तय नहीं थी। जिस पार्टी को चंदा देना होता था उसके नाम से बॉन्ड को खरीदा जाता था और वो पैसा संबंधित राजनीतिक पार्टी को मुहैया करा दिया जाता था। ये बॉन्ड नकद में नहीं खरीदे जा सकते और खरीदार को बैंक में KYC फॉर्म जमा करना होता था। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। शर्त बस यही थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। अब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाया क्यों गया था। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पार्टियों को चंदा मिलेगा। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना राजनीतिक चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा था कि इस योजना से राजनीतिक फंडिंग में 2 स्तर पर पारदर्शिता आएगी। पहला, चंदा देने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि उसने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और दूसरा, राजनीतिक पार्टी को भी बताना होगा कि उसे कुल कितना चंदा मिला है। उन्होंने कहा था कि चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य भी राजनीति में काले धन के उपयोग को रोकना था। जानते हैं कि फैसला आने के बाद अब बीजेपी का क्या कहना है। चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां तो जब तक 10-15 लाख नहीं गिरती थी तो चुनाव होता ही नहीं था। अब वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। चुनावी बॉन्ड्स को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि आरटीआई हर नागरिक का अधिकार है। कितना पैसा किस पार्टी को मिल रहा है और कौन लोग दे रहे हैं, इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। इस योजना में कहा गया था कि आप बैंक से बॉन्ड खरीद सकते हैं और पैसा पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। ये सूचना के अधिकार के विरुद्ध है। इसका खुलासा किया जाना चाहिए।
जया ठाकुर के मुताबिक ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए, इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस फैसले पर कहा कि ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं। मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सबने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा हैं उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये पारदर्शी नहीं है कि अभी किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, वो कौन लोग हैं जो पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे रहे हैं और बदले में अपना काम करवा रहे हैं। ये स्कीम आपत्तिजनक है। योजना को साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों का ये जानने का अधिकार है कि सरकार का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। ऐसे गुमनाम चुनावी बॉन्ड के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी होनी चाहिए। जानकारी से रोकना आरटीआई का उल्लंघन है। कोर्ट ने एसबीआई को तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड को बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू होने के बाद से उसने किस पार्टी को कितने चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं, इसकी जानकारी मुहैया कराने के आदेश दिए। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का विवरण 3 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन को देना होगा। कोर्ट ने एसबीआई को ये भी निर्देश दिया है कि वह चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करे। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया, जिसमें चंदे को गुमनाम बना दिया था। 2019 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के 4 साल बाद अब कोर्ट का फैसला आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते थे। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर या उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकता था। हाल ही में 2 जनवरी से 11 जनवरी तक चुनावी बॉन्ड के लिए विंडो खोला गया था। 11 जनवरी को विंडो बंद हो गया था। जो चंदा आया होगा वो 15 दिन में इनकैश हो गया था। चुनावी बॉन्ड के लिए एक बार फिर विंडो खोली जानी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के चलते इसे टाल दिया था। आम चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉन्ड पर रोक लग गई है। ऐसे में चुनावी चंदे लेने के प्लान पर राजनीतिक दलों को झटका लगा है। राजनीतिक दलों को चंदे की समस्या से जूझना होगा। चुनाव में खर्च के लिए अन्य सोर्स पर बात करनी होगी। आगे चंदा कैसे लिया जाएगा, इसका विकल्प तलाशना होगा। चुनाव आयोग से राय मशविरा करना होगा। कोर्ट से भी विकल्प देने की मांग की जा सकती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।